बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 23 मार्च का दिन कल पूरी कौम ने यौम तजदीद अहद के तौर पे मनाया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस मौके को चुना अपने मज़मूम मकासद को आगे तरवीज देने के लिए, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए। आज हम अपने प्रोग्राम में उन तमाम अनासर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि क्या पाकिस्तान को एक कौम बने अब 64 बरस हो गए हैं, मुल्क बने 64 बरस हो गए हैं, 64 बरस से ज़्यादा का अरसा हो गया है, क्या आज भी हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या आज भी हम सिंधी, बलोची, पठान इस तकसीम में बटे हुए हैं? क्या हम बानिए कौम का वो फरमान भूल गए हैं कि 1947 14 अगस्त के बाद से इस मुल्क में कोई सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी नहीं होगा, सब सिर्फ पाकिस्तानी होंगे? ये आवाज़ें जो वक्तन फ़वक्तन उठती रहती हैं और इनको आलमी सतह पर जिस तरह से बढ़ावा दिया जाता है, जिस तरह से स्पॉन्सरशिप दी जाती है, ये आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है। और हमने बात करने के लिए इस पर जिन हजरात को दावत दी है वो चूँकि बुनियादी तौर पर एक कमिटेड पाकिस्तानी हैं, इसलिए हम जानना चाहेंगे उनसे कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या महसूस करते हैं और ये जो अनासर जिसकी तरफ हमने इशारा किया है उनके हवाले से उनके व्यूज़ क्या हैं। तो मैं अपने मेहमानों से आपका तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर नईम हुसैन चट्टा साहब। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू से है, लेकिन मुस्लिम लीगर हैं अंदर से भी, बाहर से भी, दिल से भी, दिमाग से भी। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद पराचा पॉलिटिक्स के, लेकिन जो उनके अंदर भी एक कमिटेड पाकिस्तानी जो है उसका तारुफ कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उनकी गुफ्तगू से इसका इजहार होता रहता है। तो आगाज़ गुफ्तगू के लिए मैं चलता हूँ जनाब चट्टा साहब की तरफ। चट्टा साहब, वेलकम टू द शो। जी, बहुत मेहरबानी। चट्टा साहब, मैंने इशारतन बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की इस पर, लेकिन जो आवाज़ें उठ रही हैं ख़ास तौर से कल के दिन, जो पूरी कौम के लिए एक ऐसा दिन है जब हम 1940 में जो करारदाद पास हुई थी उसको याद करके उसी प्लेटफॉर्म से उठने वाली जो दुआ थी, जो एक तवक्को थी, उस पर पूरा उतरने के लिए नए तरह से एक अहद करते हैं। लेकिन कल जस्कम के बशीर कुरैशी साहब ने जिस नौयत की, जिस तरह की गुफ्तगू की, हमारे मुल्क में बेपनाह गैर मुल्की अनासर जो हैं वो पनप भी रहे हैं, उनको स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है, सरमाया भी मिल रहा है। बिल्कुल सही। तो इस पर आप फरमाइएगा कि कैसे देखते हैं आप इसको एक पाकिस्तानी की हैसियत से? मैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू बुखारी साहब, मगर मैं समझता हूँ कि हम भी यकीनन पाकिस्तानी और बहुत कमिटेड किस्म की, और पाकिस्तान ही हमारी जान है, पहचान है। लेकिन मैं आपकी बातों से भी मुतासर हूँ कि आप, मैं समझता हूँ कि हमसे भी बेहतर पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। बहरहाल जो कुछ आपने फरमाया ये बड़ा तशवीशनाक और काबिल अफसोस है और लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि ये वो आज से मसलन उस वक्त कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर सदारत, ज़ेर क़यादत, बलबला अंगेज़ क़यादत और बड़ी मुखलिस और अज़्म समीम के साथ जिन्होंने इसी कल 23 मार्च को इसी हमारे लाहौर शहर को ये फ़ख्र हासिल है या एज़ाज़ हासिल है जी जी कि यहीं होकर सारे बर्र सग़ीर के चीदा चीदा मुसलमान इकट्ठे होकर उन्होंने एक मिशन बनाया, एक मुतालबा किया और एक सामने मंजिल दिखाई, ठीक कि जी हाँ, जहाँ जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं वो अलग वतन होना चाहिए। हम हिंदू की, अंग्रेज़ की ग़ुलामी के बाद हिंदू की ग़ुलामी में नहीं जाना चाहते। तो हम एक कौम हैं, उन्होंने जिस कौम का तस्वर दिया वो यकीनन ज़्यादातर मज़हब पे। फिर जब पाकिस्तान बना, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पहली स्पीच में ये कहा कि आज हर बंदा पाकिस्तानी है, कोई पठान, कोई सिंधी, कोई बलोच, कोई पंजाबी नहीं है। अब लेकिन लोगों ने अपने अपने मफादात की खातिर, और हमारी ये एक नालायकी है या समझ लें कि कुछ तालीम की कमी है, कुछ इस निसाब की कमी है, कुछ सोच की कमी है। जी जी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जितनी बुराइयाँ और बिदतें अब पैदा हो रही हैं, मेरा ख्याल है शायद किसी मुल्क में बड़ी तशवीशनाक है। मैं आज समझता हूँ, मसलन सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हमारा जो फौरी आजकल का हुक्मरान इत्तेहाद है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ यूसुफ रज़ा एंड जरदारी साहब, तो इनके साथ जो पार्टियां हैं वो एक ANP है जो शुरू से ही पाकिस्तान की तख्लीक और तश्कील के ख़िलाफ़ थी। ठीक। और आज भी वो फ़ख्र करते हैं कि हम बादशाह खानी, और वही फ़लसफ़ा आजकल कार फरमा है। ठीक।
और उसके बाद JUI वाले भी कहते हैं कि जी हम भी इस तश्कील और तकमील में गुनाहगार नहीं हैं और हम इसमें इस जुर्म में शरीक-ए-कार नहीं थे। तो इसी तरह अल्ताफ़ भाई भी है और इसी तरह जरदारी साहब जो पीपल्स पार्टी उस वक्त नहीं थी पार्टी, लेकिन बाद में, यानी आप मानना चाह रहे हैं चट्टा साहब कि कुछ ऐसे अनासर हुकूमत में भी मौजूद हैं, सब कुछ है, मैं इब्तिदा में पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ थे। मैं समझता हूं कि आज भी उनके अंदर वही कुछ है जो उनके आबा-ओ-अजदाद में। मैं वापस आता हूं चट्टा साहब आपके पास। पर अच्छा साहब, आपका तो एक कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इस हवाले से। कराची में जमात ने अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ होते देखा। ये क्या है, ये आज इतने बरसों के बाद हम कहाँ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि ये टॉपिक यहाँ हमारे सारे चैनल्स जो है ना जी, बड़े बड़े, मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है कि इस मौजू को किसी ने टच नहीं किया। ये ठीक है कि ये एक थोड़ा सा तबका है, ये भी ठीक है कि ये आवाजें जो हैं ये सिंध की नुमाइंदगी नहीं करती। सिंध की क्या कहीं भी नुमाइंदगी नहीं है उनकी, कहीं भी नहीं है। सिंध वाले ना पार्लियामेंट में है ना कहीं और है। सिंध के लोग मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, कुर्बानियां देने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसी आवाज़ों के साथ जो एक लफ्ज़ कल उसने बशीर कुरैशी ने साथ इस्तेमाल किया कि जी आलमी कुव्वतें भी हमारे साथ हैं। जी जी जी। तो ये आलमी कुव्वतें कौन सा खेल खेल रही हैं और हमारे हुक्मरान क्या यहाँ पर आंखें बंद किए हुए और सिर्फ डॉलरों को के चक्रों के अंदर वो मुल्क को किस चीज़ की तरफ हवाले कर रहे हैं। ये 2015 के नक्शे जो हैं ये तो वेबसाइटों पे मौजूद थे, जिसमें सिंधु देश की भी बात थी, जिसमें बलूचिस्तान की भी बात थी। ठीक कह रहे हैं आप। और तो अब ये कि ये नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, ये सारे खाइबो खासर होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने ये तय कर लिया है कि हमने मुल्क को डॉक्टर शकील आफरीदी जैसे लोगों के हवाले करना है? कोई हमारा मैं आपकी बात काट रहा हूं, माफी चाहता हूं। कितनी तहरीकें चल रही हैं भारत में, मैं खुद अमेरिका में तहरीकें चल रही हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। भारत के 250 अजला के अंदर जो है वो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और उसके अलावा वहां पे सूबाई कई तहरीकें जो हैं वो मौजूद हैं। कोई उससे मुल्क का कोई तबका मुतमईन नहीं है भारत की फेडरेशन से। सिखों के जो है वो हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, लेकिन इसके बावजूद कभी हमने तो नहीं ये ख्याल किया कि भारत टूट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन यहाँ पर बाकायदा भारत की तरफ से, इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, जिसको हमारे हुक्मरानों ने दोस्त बनाया हुआ है और जिसकी दोस्ती का दम भरते हैं, उनकी तरफ से ये सारी चीज़ें हैं। यानी बलूचिस्तान के अंदर जो खेल हो रहा है, जो सिंधु देश में हो रहा है, ये सारा जो है इसके पीछे असला भी, इसके पीछे रकम भी, इसके पीछे तायीद भी। वरना किसी जुर्रत है कि वहाँ की कांग्रेस के अंदर करारदाद जो है वो पेश की जाए? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे हुक्मरान जो है उनके मुंह में घुंघनियाँ हैं डॉलरों की, और वो कभी इसके ऊपर जो है वो न बात करते हैं न सुनते हैं। फिर नेटो की सप्लाई बहाल करने के लिए बेताब हैं। उनके नज़दीक मुल्क, उसकी सालमियत, उसकी बका, उसकी आज़ादी, उसकी खुद मुख्तारी, उसकी कोई अहम नहीं है, अहम नहीं है, उनका एजेंडा पर नहीं आती। ब्रिगेडियर साहब, पिछले प्रोग्राम में भी अगर आपको याद हो, आपसे बात हुई थी बलूचिस्तान के हवाले से। ये जो इंटरनेशनल सिनारियो हमारे सामने है, ये जिस नौइयत से पेनिट्रेट करने की कोशिशें की जा रही हैं, आपने खुद भी हवाला दिया था और मैं भी आपको हवाला देता हूँ। यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंस हुई 19वीं, वहाँ जो कुछ इन्होंने गंद डाला, ये इतने से मुखसिर अनासर इस तरह की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और हम बिल्कुल मम हैं। वी आर डेड टू द इशू। व्हाई? मैं एक चीज़ रिपीट करूँगा, पहले भी कहा और चैनल्स पे भी, इधर भी, कि हम डेड तो नहीं है। आप हम सब तो कर रहे हैं, पाकिस्तान की कौम जाग रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो एलीट है वो करप्ट भी है और ट्रेचरस भी है। पहला मसला तो ये, खाली करप्ट नहीं है, करप्ट और ट्रेचरस भी है। उनके जो इंटरेस्ट है, मफादात, वो बाहर वाली ये जो पार्टियां हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनके साथ है। पहला तो ये मसला है। तो ये आपका एक इंटरनल प्रॉब्लम है और इससे पूरे मुल्क में एक जो हालात बन रहे हैं आपको सामने है सारे, हर लिहाज से। मैं उसमें तफसील में जाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको सब पता है, हम सबको डिस्कस करते हैं जी। इससे वो माहौल बन रहा है जिसके अंदर इस तरह के लोग निकल के बात कर सकते हैं। लेकिन असल चीज़ जो समझने की है कि असल इशू जो है वो ये है कि वो कौन सी ताकतें हैं और वो क्या कर रही हैं और हमने उनका क्या जवाब देना है। वो ताकतें जो हैं, पहली तो बात ये है हमारे यहाँ नेशनल रिस्पांस की कमी है। इस तरह की जो हरकत होती हैं, इस तरह की जो कोशिशें होती हैं, हमारा नेशनल रिस्पांस ही नहीं है कोई। सलीम साहब, बुखारी साहब, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। आप तुर्की में देखें, तुर्की में उन्होंने कुर्दिस्तान की बात की थी, तुर्क फौज इराक में घुस गई थी अमेरिका से लड़ने के लिए। ठीक,
मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आपका पहली रिक्वायरमेंट जो पाकिस्तान में है वो नेशनल यूनिटी की है, पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे लेके, पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे, ठीक, पहला पॉइंट। तो और ज़ाहिर है वो इस्लामिक कंट्री है, कोई यहूदी या इंडियन हिंदू कंट्री तो है नहीं, तो इट हैज टू बी इस्लामिक पाकिस्तान, पहली पॉइंट तो ये यूनिफाइंग एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है, जो बाहर की ताकतें कर रही हैं वो करना क्या चाह रही हैं। देखिए बलूचिस्तान से बात शुरू हुई, लास्ट प्रोग्राम बलूचिस्तान में था, आज अब सिंध की बात करते हैं। बलूचिस्तान में उनका पूरा मसला हल नहीं होता, एक तरफ हमने पहले भी डिस्कस किया था, ईरान है, अफगानिस्तान है, दूसरी ताकतें हैं, अब ये इसको फैलाया जा रहा है। सिंध के साथ इंडिया भी लगता है, आपको 71 में याद है मशरिकी पाकिस्तान में क्या हुआ था जी, ठीक। तो सवाल है कि इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है इनको, ये जो लोग ये बातें कर रहे हैं, और जो हमारा सो कॉल्ड दोस्त है अमेरिका वो सपोर्ट कर रहा है, वो खुद ऊपर से आपको कहता है कि हम तो पाकिस्तान से करते हैं। ये जो शैतानी इत्तेहाद सलासा है, इसमें तीसरे मुल्क का भी नाम लेते हैं, इजराइल को भी बड़ी तकलीफ है। उनका तो इजराइल की, मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, इसराइल पहले थोड़ा सा अगर 2 मिनट दें जियोपॉलिटिक्स की बात करें, क्योंकि राजा साहब भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, हम बात एक ही कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा मेरा सब्जेक्ट अगर इजाजत दें। पहले तो ये समझें कि इनका बड़ा डिजाइन प्लान क्या है। हुआ ये है कि पिछले 10 साल की जंग में अफगानिस्तान में अमेरिका जंग हार चुका है, ठीक, और ये बहुत बड़ी बात है कि तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया है। अब वो एग्जिट स्ट्रेटजी, वहां से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं और मसला हल करना चाहते हैं। एक तरफ तो अफगानिस्तान जो हमारे साथ एक पॉइंट है, दूसरी तरफ इसराइल जो है ईरान पे हमला कराना चाहता है, आपको पता ही है सब, ठीक, और ईरान का बॉर्डर भी हमारे साथ है, ईरान का बॉर्डर आपके साथ है। अमेरिका जो है ज़ाहिर इसराइल के साथ है, वो तो आपको पता ही है, इसको डिस्कशन का पॉइंट नहीं है इस वक्त। बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं ताकि ईरान को भी काट दें। ईरान की आपकी जो ऑयल पाइप, गैस पाइपलाइन आनी है जो चाइना तक जा सकती है, जिसको एशियन एनर्जी ग्रिड कहते हैं, उसको वो काटना चाहते हैं ताकि आपको ये पॉइंट ना मिल सके जहां आप और ईरान इकट्ठे मिल सके, और आगे तुर्की के साथ जो एक और मुस्लिम कंट्री है और राइजिंग इकोनॉमी और हमारा भाई मुल्क है, उसके साथ आप ज्वाइन हो सके, और जिनसे हमारे रवाबत भी आजकल काफी करीबी है, बहुत करीबी है। मैं तुर्की में रह चुका हूं, मुझे पता है कितना, आप भी जानते हैं कितने करीब है। चाइना को ग्वादर तक आने से रोकने के लिए, क्योंकि चाइना जो ग्वादर में पहुंचता है तो इंडियन ओशन में पहुंच जाता है, बहरे हिंद में पहुंच जाता है, ठीक, ठीक है। और एक और चीज आप लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, अफगान ये रशिया के साथ हमारी बात हो रही है कि गैस प्रॉम जो उनकी एनर्जी कंपनी है, गैस कंपनी है, वो पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन में हिस्सा डाले और उनकी हिस्सा नहीं, मुकम्मल तौर पर स्पॉन्सर करने पर आता है। मैं तो एक स्टेप, वो तो अभी आप हिस्से की बात है, वो तो आपको 2 स्टेप आगे जाने, क्योंकि वहां प्यूटिन पावर में आ चुके हैं, जो कि बहुत एक बहादुर और एक रशियन लीडर है, और वो इनके मतहत नहीं है। इसको आपको पता होना चाहिए, चाइना के एक जनरल ने क्या कहा एनडीयू में, उनके चाइना में, उन्होंने कहा है कि ईरान के दफा के लिए हम 3rd वर्ल्ड वॉर लड़ने को तैयार हैं। ये भी नेट पे आप देख लें, पिछले हफ्ते की खबर है। और पाकिस्तान तो जाहिर है चाइना के लिए ईरान से भी ज्यादा अजीज है। सो ये सारी गेम जो है बेसिकली ये जियोपॉलिटिक्स या एक किस्म की 3rd वर्ल्ड वॉर कह लें, या अब खित्ते में जो जंग है, बड़ी जंग, उसकी तैयारी है, जिसके अंदर आपको वो कमजोर करना चाहते हैं सिंध और बलूचिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह के फजल से एक न्यूक्लियर पावर है, आपके बहादुर लोग हैं, हमारे में इस्लामिक फेथ है, हमारे लोगों में यूनिटी है, और अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो हम दिफा करेंगे, फौज भी करेगी, लोग भी करेंगे, हर हथियार से करेंगे, एटम बम भी चलाएंगे, हाइड्रोजन बम भी चलाएंगे, उनको पता है। तो वो हल क्या है इसका उनके पास सिर्फ ये हल है कि अंदर से आपको लड़ाएं और अंदर से तोड़ें। ये सिंध की मूवमेंट की जो कहानी है ये इस तरफ जा रही है। लेकिन मैं आपको एक और पॉइंट भी कहना चाहता हूं, जो असलियत की पूरा वक्त देखना चाहिए, पिक्चर का पूरा कैनवस देखना जो है उसको, कि मुल्क के अंदर भी खराबी है। ये तो बाहर की ताकतें कर रही हैं ना, देखें अगर थोड़े से लोग भी हैं, जो भी हैं, हमारे अपने भी कुछ मसाइल हैं जो हमने ठीक करने हैं। वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। अगर घर में कोई खराबी है या मसला है तो उसको भी हमने ठीक करना ना। अपने लोगों को अगर हम साथ मिलाएंगे, उनको बेसिक इकोनॉमिक्स का इशू है, रोजगार का इशू है और करप्शन है, ये बाकी मसले हैं सारे, ये मसलों को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे, लोगों को उम्मीद होगी, तो जाहिर है वो जो थोड़े से लोग होंगे वो वहां तक ही महदूद होंगे, डिस्करेज भी होंगे, वो थोड़े से 2-4 लोग होंगे, बाकियों को तो नहीं जाएंगे। सो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एक तरफ से आप बैरूनी ताकतों, हम उल्टा हिसाब करते हैं, हम ये करते हैं कि हम अपने लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं या सख्ती करते हैं और बाहर की ताकतों को हम सलाम करते हैं। मतलब हमें इसको ऑपोजिट करना है। आपने पाकिस्तान को यूनाइट करना है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि बाहर की खराबियों का सामना तो किया जा सकता है, लेकिन अंदर की खराबियों का भी जायजा लेकर उसका तदारक करना चाहिए। चट्टा साहब ये फरमाइए कि हमारी इस वक्त की जो सियासी लीडरशिप है पूरे कैनवस पर, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, उसके अंदर वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन, वो जज्बा आप देखते हैं जिसकी ज़रूरत है, जिसकी बुनियाद पर इस किस्म की तमाम कोशिशें जो है उनका कला कमा किया जा सके? कतर नहीं जी, मैं समझता हूँ कि मैंने लिखी पढ़ी तकरीरें सेनेट में की हैं कि जब तक ये हमारा दोस्त जो है अमेरिका, जो हमें दोस्ती कहता है, लेकिन जो उसका नंबर 1 दोस्त जो है भारत है और इसराइल है, और उनसे आप देख लें कि हम उनके हाथों में क्या कैसे महफूज रह सकती हैं। सबसे नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान का भारत है और नंबर 2 पे इसराइल है, और वो उसके बड़े नेचुरल अलाई हैं और बड़े उसके हाथ आए हुए हैं। और उसके साथ तो जैसे आपने सुना होगा ना, उस वक्त जब बुश
जूनियर ने लड़ाई शुरू की है ये सारी अफगानिस्तान वाली, तो उसके मुंह से निकला था कि ये सलीबी जंगें हैं सारे कुछ। तो ये असल में दरअसल उसी कुछ है, और ये उसके पार्ट एंड पार्सल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े नेचुरल अलाई हैं। और अगर अमेरिका इनके साथ दोस्ती है, उसकी सारी रवैया और सारा वतीरा देखा है कि उसने इसराइल से भी ज़्यादा मराहत भारत को दे दी हैं, एटॉमिक एनर्जी में भी और बाकी सारे में भी, और हर चीज़ उनकी कश्मीर में जितना जुल्म हो रहा है उधर ह्यूमन राइट्स नहीं जाते तो यहाँ आ जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि सारा कुछ उनकी, और मैं कतन नहीं समझता कि कभी हमें धोखा दे रहे हैं। हमें किसी वक्त भी अमेरिका और इस अलायंस से, ये शैतानी अलायंस जो कहते हैं आप, ये ठीक कहते हैं, इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो हमारा हुक्मरान इत्तेहाद है वो बिल्कुल पॉलिटिकल विल, उनकी नीयत है ही नहीं है पाकिस्तान कायम रहे। किसी शोबे में देख लें, सारे इतने बुरान हैं, किसी में कोई इम्प्रूवमेंट, किसी में कोई मनसूबाबंदी, कोई उसकी प्लान अगर हो तो वो बता दें कि जी बिजली में है या पानी में है या गुर्बत में है या कोई किसी और जगह है। किसी हर जगह रिश्वत, लूट कसूट सारा कुछ है। और मैं समझता हूँ कि जैसे मेरे भाई साहब ने कहा है कि नेशनल यूनिटी चाहिए हमारी इस इत्तेहाद, इस हुकूमत के नीचे, और खास तौर पर जरदारी साहब के नीचे कभी यूनिट, चड्ढा साहब आपके पास में वापस आता हूं। नेशनल यूनिट नहीं हो सकती। नाज़रीन, वक्त है इस वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे तो इस मौजू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि गुफ्तगू हो रही है उन तमाम अनासर की जो पाकिस्तान के हिस्से बखरे करने की आलमी साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं। अपनी कोई नुमाइंदगी न सियासी तौर पर है, न पार्लिमानी तौर पर है, न आइनी तौर पर है, लेकिन बातें और दावे इतने इतने बड़े करते हैं कि हैरत होती है उनकी अकल पर भी, और मातम करने को जी चाहता है उनकी अकल का। हम आपको बताते चलें कि इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है इसमें अगर आप अपनी राय शामिल करना चाहते हैं या हमारे किसी मेहमान से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 363-121-69। रिपीट कर रहा हूँ, 363-121-69। आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। जी चड्ढा साहब, आप फरमा रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, ये बताइए कि अगर वो विल भी नहीं है, वो डिटर्मिनेशन भी नहीं है, वो दर्द भी नहीं है, तो ये मुल्क किनके हाथों में है? फिर तो ये इस तरह के फितने उठते रहेंगे हर तरफ से। मैं कहा जी, अल्लाह दुआ करे कि अल्लाह तबारक ताला इनकी टेन्योर को बखैर और खूबी अंजाम तक पहुँचाए, वाकई और कौम को किसी तबाही से बचाए रखे, और मुल्क को कायम दायम अलार्मी कर रखे, मेरी दुआ है। वरना शुरू से लेकर आप देखें ना, इस इत्तेहाद गवर्नमेंट का जो आया है उसमें इन्होंने अपनी इत्तेहाद बनाते वक्त मसलन ANP का जो मुफाहमत इन्होंने लिया है अपनी साथ, वो उन्होंने पहली शर्त ये रखी कि जी पख्तूनख्वा नाम रखें उसका सूबे का, और मेरे नज़दीक तो इसी नौयत की साजिशों का एक हिस्सा है, वो भी हिस्सा है, क्योंकि वही बादशाह खानी फलसफा जिसको कायदे आज़म ने डिफीट किया और सारी फ्रंटियर सूबे ने डिफीट करके रेफरेंडम के तहत वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो उनको आज दूसरी पार्टियों ने या बाहर लोगों ने पैसे वैसे देकर उसे साथ लाए, और उन्होंने पहली दोनों मुतालबे जो रखे दोनों नेशनल के खिलाफ हैं, नेशनल इंटरेस्ट के। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस तरह की सारे इसी तरह की जितनी मुफाहमत होती है सब उसमें लेने देने की पैसे वैसे की होती है, कोई मफाद पब्लिक का नहीं होता, उसमें सारा कुछ इनका अपना ही होता है। तो मैं समझता हूँ कि क़यादत का इतना फुकदान है कि कोई भी इनमें लीडर काबिल एतबार नहीं है, वरना पब्लिक इस कदर तैयार है इस बुरानों को हल के लिए। अब तो इन भी सकत नहीं रही कि हम एहतजाज भी कर सकें। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ सड़कें बंद, आतिशजनी हो रही है, पब्लिक अपनी सारी पिटाकुटी कर रही है, तो कुछ असर नहीं होता। अब तो उनको में एहतजाज की भी सकत नहीं रही, तो कोई इम्प्रूवमेंट किसी जगह नहीं है। कौम जितनी बुरी हालत में जा चुकी है कि इतना गुफ्ताबे हालत है, उनकी सारी सिचुएशन आप लफ्ज़ों में अदा ही नहीं कर सकते। तो इस वक्त मैं बात आपकी काट रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अलीम साहब हैं शेखुपुरा से। जी अलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी अली संदिला शेखुपुरा से बोल रहा हूँ। जी जी बताइए, आप बात कीजिए। मेरा सवाल नईम चट्ठा साहब से है। जी जी आप सवाल कीजिए। मेरा सवाल चट्ठा साहब से है कि 2 दफा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सीट पर ये सेनेटर मुंतखब हुए और इन्होंने मियां नवाज शरीफ के पहले ये वजीर रहे। आप सवाल कीजिए, अपना सवाल क्या है आपका? 2 दफा ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से जीते। जिस पर मुस्लिम लीग नून के ऊपर बुरा वक्त आया ये भाग गए।
देखिए मैं माफी चाहता हूं आपसे, सेनेटर बनने के मैंने आपको चूंकि मौजू नहीं बताया था, बात साथी तौर पर सवाल करने की नहीं थी, हम मौजू पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हिस्से बखरे करने की जो साजिशें हैं उनमें जो अनासर आज मुलव्वस हैं उनके तदारुक के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये जाती हैसियत में सवाल आप किसी वक्त फिर पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। इसका भी जवाब दे देते हैं जी। मैं समझता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि मैं शुरू से कमिटेड मुस्लिम लीगी हूं, मैं बहुत सारी मसलन ज़िला कौंसिल चीफ रहा हूं, मैं मिनिस्टर रहा हूं, मैं प्रेसिडेंट बार रहा हूं, मैं एमपीए रहा हूं। इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है जी। मैं अपनी समझता हूं कि मैंने आज तक कोई गलत बयानी, कोई बदबयानती, कोई इंटेग्रिटी वाइज कोई कमिटमेंट ऐसी नहीं की, किसी को वरगलाया नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया, कुछ खाया नहीं है जी। बिल्कुल। तो अब तो मेरे ख्याल से आप भी मैंने काफ लीग को सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि उन्होंने पाकिस्तानी सोच, मुस्लिम लीग की सोच के बगैर जरदारी साहब से जाकर उन्होंने इल्हाक कर लिया, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ा। वरना मुझे कोई मेरे से और कोई मुझ पे दाग नहीं है कि मैं इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप जिनकी वकालत कर रहे हैं जरा उनका किरदार भी देखिए, मेरा भी सामने देखिए। जी ठीक है। प्राचा साहब, माजी में भी कभी किसी नाम से नक्शे बने सिंध के, बलूचिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं जो तहरीकें हैं, जो लोग आज इन तहरीकों को या इस किस्म की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं वो न किसी के नुमाइंदे हैं, न उनकी अपनी कौम उनके साथ है। बुगटी साहब जब जिंदा थे तो पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में बात करते थे, उनकी जो अब लेगेसी आगे से है वो बाहर बैठ के जिनीवा में समझते हैं बलोचों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये जो सारे अनासर हैं, इससे डील करने के लिए भी हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है हुकूमत के पास या हमारी सियासी क़यादत? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो हमारे माजी करीब के अंदर, मसलन नेटो के कंटेनर गायब हो गए, असले समेत मुल्क के अंदर ही चले गए, और एक नहीं सैकड़ों की तादाद में गए। कहाँ गए वो? कौन ले गया? पास पहुंचा वो? कौन ले गया? वो कहाँ इस्तेमाल होता रहा? वो कहाँ इस्तेमाल होगा? सवालात ये 11,000 कंटेनर गायब, 11,000 कंटेनर गायब हुए। फिर उसके बाद दूसरा सवाल, अजमल पहाड़ी नाम का एक है, उसने बयानात दिए, रिकॉर्ड पे बयान आते हैं, सारी चीजें सामने आई कि जी मुझे दुबई से इंडिया में गए, हम वहाँ रहे, वहाँ से ट्रेनिंग दी गई, वहाँ से ये हुआ। तो ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। यानी हुकूमतों के सियासी मफादात और सियासी मफाहमतें, उनके मुल्की मफादात, सबको सब कुछ पता है। यानी जब वो अलग बैठेंगे तो वो कहेंगे कि ये जो है ये गद्दारी हो रही है, ये हो रही है। तो कौन कर रहा है? जब आप उसके अंदर उसे नज़रअंदाज करते हैं तो आप उसका हिस्सा हैं। एक दूसरी बात भी, यानी इस वक्त जो 18वीं तरमीम के, राजा साहब मैं कतकलामी कर रहा हूँ आपकी, आपने बलोर साहब का बयान आज पढ़ा है जी, जो उन्होंने नेटो की सप्लाई बहाल करने का दिया है। मुझे हैरत भी है, बिल्कुल, एंड आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक। बिल्कुल, एक फेडरल मिनिस्टर का ये बयान दे के फिर हम कहाँ खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं? यानी हम अमेरिका को की उसकी जरा बैकग्राउंड भी देखें कि वो एएनपी का बंदा है। एएनपी का अच्छा, अब ये ना कि इसी का एक हिस्सा मैं 18वीं तरमीम के नतीजे में आपने निसाब तालीम जो है वो बनाने के इख्तियार जो है वो सूबों को दे दिए। गोया कि जो एक यकजहती, जो एक यगानगत, जो एक मुल्क का एक मुल्क होने का तसव्वुर है, जो निसाब के जरिए से नस्लों के जहनों में परवरिश पाना था, उसको खत्म किया वहां पे। अब देखें कैद आज़म का चैप्टर ही निकाल दिया। तो ये सारी वो चीजें, यानी इसका नतीजा और निचोड़ ये है कि हमारे हुक्मरान हमारे मुजरम हैं, कौम के मुजरम हैं। ये सारे खेल या इसमें हिस्सेदार है या इससे चश्म पोशी करके ये इयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब हो रहे हैं और कौम के सामने ये चेहरा शरीक होंगे इस जुर्म में, ये उसमें होंगे। ब्रिगेडियर साहब ने कहा जी कि ये एक प्लेटफार्म, कौन एक प्लेटफार्म पे ले आएगा? ये तो नहीं ले आएंगे। इनका प्लेटफार्म तो वाशिंगटन में है। जो प्लेटफार्म अवाम का, जो मुल्क का, जो उसको हमें खुद कायम करना है। वो जमातें जो मुहिब वतन हैं, जो इस्लाम पाकिस्तान के साथ, उन्हें और अवाम के यहाँ कोई तकसीम नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ लाजवाल मोहब्बत रखते हैं। इसके बावजूद के महरूमियाँ हैं और सिंध की महरूमियों के जिम्मेदार सिंध के वडेरे जागीरदार पीपल्स पार्टी, कई मरतबा इक़्तिदार आने वाले सरदार जिम्मेदार और MQM, यानी जिन्होंने कराची को कुछ नहीं दिया सिवाय लाशों के। ये ना कि ये अगर फिर आज मफादात सिंध की बात हो और पंजाब को या किसी और को मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाए, तो सवाल ये पैदा होता है कि लीडरशिप तो आपके पास है, हुकूमत तो आपके पास है,
और मुल्क के खजाने तो आपके पास है, अगर आप बाहर भर देते हैं, अपने सूबे के अवाम को भी आप महरूम रखते हैं, और हुकूमत तो, भी आप और हुकूमत भी आपके। फिर इसके बाद यानी ये बात जो है ये भी हमारे अजीब सी होती है कि कहीं जब ये अलहदगी की बातें करने वाले ये और सिंध के नाम पर, सिंध के की कदामत के नाम पर, तो किसी के साथ कुरैशी आता है, किसी के साथ सैयद आता है। भाई अगर आप अरब से आके, यानी पस मंज़र तो फिर यही है, अरब से आके आप सिंध की बात कर रहे हैं, तो मुल्क की बात क्यों नहीं करते? आप पूरे मुल्क की बात आप के नाम के साथ कहीं कुरैशी और कहीं GM सैयद और ये लगा हुआ होता है, तो सिंध के आप कहाँ पर जो है वो आपके आबा व अजदाद का क्या ताल्लुक है सिंध के साथ? तो गोया के असल बुनियाद तो जो है वो दीन है, जिसकी बुनियाद पे आज आप यहाँ पर क़यादत कर रहे हैं। आप मुसलमान होने की वजह से तो आपको ये इज्जतें मिली हैं और ये शरफ मिले हैं, आप फिर वही सिंधी की बात करते हैं, जबकि आपका तो कोई वो भी पस मंज़र और पीछे। तो ये सारी की सारी खेल आलमी ताकतों का, उनके मफादात हैं इस खित्ते के साथ है। वो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहते हैं। एटमी पाकिस्तान है, आलमे इस्लाम की क़यादत कर सकता है, पूरे आलमे इस्लाम के मसाइल पे बात करते हैं। यहाँ के अवाम के अंदर एक जज्बा मौजूद है, इस्लामी निज़ाम यहाँ के लोगों की तमन्ना है। हमारा आइन इस्लामी एक जमहूरिया पाकिस्तान बनाता है। तो जिनको ये सब तकलीफ़ है, वो चाहे अमेरिका, भारत और इसराइल है, चाहे हमारे अपने अंदर के सेकुलर तबकात हैं, और चाहे जो है वो थोड़ी सी एक तबका ही सही अलहदगी पसंद है, उनका ये खेल है और हुकूमत इसमें मुजरिमाना तौर पर शामिल है। ब्रिगेडियर साहब, 1973 में बनती है जिस्कम, इतने साल हो गए उसको। अगर उनके पास कोई एजेंडा होता, उनके पास कोई अवाम की नुमाइंदगी का हक होता या कोई ऐसा प्रोग्राम होता, तो उनको कुछ पजीराई तो मिलनी चाहिए थी। आज तक पार्लियामेंट में या प्रोविंशियल असेंबली में एक सीट उनके पास नहीं है, कोई उनका तंजीमी ढांचा नहीं है। तो ये इस तरह की बातों को बढ़ावा देने के पस मंजर में क्या साजिशें हैं, जरा उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा कर दें। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, मगर मैं उससे पहले राजा साहब का जो पॉइंट है उससे बात करना चाहता हूं, और मैं इनसे इत्तेफाक करता हूं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जितने इस्लामिक माइंडेड, इस्लाम पसंद, पाकिस्तानी पैट्रियाटिक नेशनलिस्ट, मतलब जो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो तमाम कुव्वतें, ताकतें, लोग, पार्टियां या महकमे जो भी कह लें, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना है। जब मैं कहता हूं यूनिटी की, तो मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा। मैंने तो पहले कहा है कि आपकी जो इलीट है, और इसमें यह हुकूमत नहीं, पिछली भी शामिल है इसमें, और अगली शायद जो आने वाले वो भी शामिल हो सकती हैं। ये करप्ट और ट्रेचरस भी हैं। खाली करप्ट ट्रेचरस का मतलब गद्दार है, मैं तो यहां तक कह रहा हूं। इसलिए मैं टोटली एग्री करता हूं इनसे कि हमें तमाम जो ये कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के लिए हैं, जो बुनियादी पाकिस्तानी है, उसमें वो सिंध से हो, वो बलूचिस्तान से हो, वो फ्रंटियर से हो, वो शिया हो, वो सुन्नी हो, वो कोई भी हो पाकिस्तान के अंदर, लाहौर से हो, ग्वादर से हो, वो एक प्लेटफॉर्म पे है। मैं उसकी, और वो पॉसिबल है क्योंकि हम पाकिस्तान, हमारा सब कुछ पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है। एक चीज ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए एक न्यूज ब्रेक की तरफ हमें जाना है। वापस आते हैं तो यहीं से बात शुरू करते हैं। नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब मुमताज भुट्टो साहब, जो पीपल्स पार्टी के, जिस पीपल्स पार्टी की बुनियाद जुल्फकार अली भुट्टो ने रखी थी, उसके बड़े टावरिंग लीडर हैं। सिंध की नुमाइंदगी का हक रखते हैं, इसलिए कि सिंधी भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। मुमताज भुट्टो साहब, कल जो गुफ्तगू की जस्कम के चीफ बशीर कुरैशी साहब ने, और सिंध की नुमाइंदगी और सिंधु देश का हवाला दे के और दावा किया सिंध की नुमाइंदगी का, मुझे आपकी राय चाहिए इसके बारे में। जी, उनकी जो वहाँ फंक्शन हुई, वो तो उसमें तो काफी बड़ी तादाद में लोग पूरी सिंध से आए थे, वो तो पूरी दुनिया ने देखा। जी जी, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते जाइए। हाँ, वो तो पूरी दुनिया ने देखा कि बड़ी तादाद में पूरी सिंध से लोग आए, लेकिन तो उन्होंने सिंधु देश की बात की है, वो भी नई बात नहीं है। GA सिंध जो है वो GM सैयद की बनाई हुई पार्टी है, और उसका ये बुनियादी प्रोग्राम है सिंधु देश, पाकिस्तान से सिंध को अलग करने का। जी जी, उसने अपना मौक़िफ़ दोहराया है जो 50 साल से 40-45 साल से वो दोहराते आए हैं। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं थी। वो उन्होंने अपनी पार्टी की फंक्शन की है और अपने पार्टी के प्रोग्राम की बात की है। उस जगह यहाँ जहाँ पोस्टर लगे हैं कि सिंध को तोड़कर और मुहाजिर सूबा लगाओ,
तो इसमें तो हर एक आजाद है, जो मर्जी कहे, लेकिन फिर जवाब भी मिलता है। मुमताज भुट्टो साहब, ये फरमाइएगा कि उन्होंने जो दावे किए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रेजोल्यूशन को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए और बलूचिस्तान को भी आजाद होना चाहिए, सिंध को भी आजाद होना चाहिए, तो आप मुझे फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं कि जिस नुमाइंदगी का हक आप उन्हें दे रहे हैं, इस नौइयत की गुफ्तगू जो है ये आज पाकिस्तान के वजूद को कायम रखने के लिए जरूरी है? नहीं, ये तो अभी नहीं, जैसे मैंने कहा, ये तो 45 साल से ये कहते आए हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। ऐसे नहीं है कि सब ही उस पर यकीन करते हैं, ये उस पार्टी का प्रोग्राम है। जैसे हमारी पार्टी है सिंध नेशनल फ्रंट, हम तो करारदाद पाकिस्तान पे अमल करने का मुतालबा कर रहे हैं, जदोजहद कहे हैं कि करारदाद पाकिस्तान की तुम जश्न तो मनाते हो लेकिन उस पर अमल नहीं करते, जो उसमें लिखा गया है उस पर अमल करो। ठीक, तो ये सिंधु देश की बात तो जी सिंध में कर रहे हैं, यहाँ और भी मौक़िफ़ है, और भी सिंध की पार्टियां हैं जिनका अपना मौक़िफ़ है। भुट्टो साहब, ये देखिए, जिस तरह से अकबर बुगटी साहब हमेशा पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रह के बात करते थे, आप क्या मशवरा देंगे ऐसी जमातों को या ऐसे लोगों को जो इस तरह की बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रहना जरूरी नहीं है? अब मैं यहाँ बैठ के कोई स्कूल मास्टर वाला किरदार अदा नहीं करता, हर एक की अपनी मर्जी है, लेकिन जहां तक हमारा सवाल है तो हमारी पार्टी जो सिंध नेशनल फ्रंट है वो सिंधु देश का नहीं, वो कॉन्फेडरेशन जो करारदाद पाकिस्तान में जो जिसका वायदा किया गया था और वो कभी पूरा नहीं हुआ, इस वायदे न पूरे करने की वजह से मुल्क टूट गया। आज बलूचिस्तान में जंग है, उधर शुमाली इलाकों में जंग है, पंजाब जो है उसका अपना रुख है, और सिंध में अफरा तफरी के सिवा कुछ नहीं है। तो हम तो ये मांग रहे हैं, हम पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं करते, हम तो कॉन्फेडरेशन की बात करते हैं। बाकी सिंधु देश की बात जी सिंध की का प्रोग्राम है जो जीएम सैयद ने दिया था, वो तो काफी बरसों से चला आ रहा है, अब हम उनको कैसे रोक सकते? भुट्टो साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो 18वीं तरमीम की जो एनएफसी अवार्ड दिया और जिस खुद मुख्तारी देने का वादा करते हैं आज हुकूमत, आप समझते हैं कि सूबों को खुद मुख्तारी मिल गई है? कुछ नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है। ये करते तो नहीं लेकिन बात करते हैं, उस पर अमल नहीं होता। अब तो ये सूबाई खुद मुख्तियारी किया, यहाँ तो मरकज का रहमान मलिक आके और सिंध चला रहा है। सिंध गवर्नमेंट बैठी हुई है जिसमें 80 से ज्यादा वजीर, मशीर और दूसरी जौके जो खून चूस रही है सिंध का, वो लगे हुए हैं। वो किस लिए हैं? जो रहमान मलिक आके सिंध पे अपनी हुकूमत करता है। तो ये तो सब झूठ है जरदारी दौर का, के ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी कुछ नहीं दिया, सिर्फ लूटमार हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब भुट्टो साहब, आप हमारे साथ रहे। देखिए साहब, आपने गुफ्तगू सुनी उनकी बात से जो मैंने अखज़ किया है, दो बातें हैं। एक तो ये कि वो कहते हैं कि ये कोई नई बात उन्होंने नहीं की है, इससे पहले जीएस सिंध वाले भी यही नारा लगाते रहे। ब्रिगेडियर साहब, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू व्हाट द मिस्टर भुट्टो हैज जस्ट सेड? देखिए, बात यह है कि ये बात तो हिस्टोरिकल है कि जीएस सिंध और दूसरे इस तरह के जो बलूचिस्तान में भी लोग हैं वो पुराना उनका वो था, मगर जो इशू है ना असल वो ये है कि इसका जो स्कोप और इंटेंसिटी या जिस नौयत की ये बन गई है वो बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। नंबर 1, बलूचिस्तान में आपने सुन लिया कि क्या हुआ है, हो रहा है, और बाहर की ताकतें क्या कर रही हैं। ये सिंध में भी जो उन्होंने कल कहा, आपने खुद कोट किया है, इनको एक तो बाहर से सपोर्ट मिल रही है। बाहर से कौन? पहले दोबारा दोहराते हैं, इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके दोस्त जो है यूनाइटेड स्टेट्स या जो वेस्टर्न पावर्स हैं इस वक्त बलूचिस्तान की जितनी कॉन्फ्लिक्ट आप जरा अपनी तज़ीफ़ फरमा लीजिएगा। मेरा दोस्तों ने आप मतलब भेजता हूं उनकी आपके मतलब पर्सनल दोस्त उनके मुल्क पर और उनकी लीडरशिप पर, मतलब हम पाकिस्तानी हुकूमत के दोस्त कह लें, मेरे ना कहिए, चले इस तरह कह लें। मेरा मतलब आप जो भी कहना चाहते हैं उनको, क्योंकि मेरी तो कुछ मजबूरियां हैं, मैं इस तरफ बैठा हूं मेज के, मैं उस तरफ बैठा होता तो बताता आपको ये किसके दोस्त हैं। ये अपने बाप के नहीं है दोस्त, किसी के क्या होते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, उसको भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। ये बार का जो हमने पहले भी डिस्कस किया, देखिए पाकिस्तान, मेरा इतना ज़ाती व्यू है और हम तजिया करते हैं, हम थिंक टैंक भी रन कर रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं मजीद मुहिम लाने के लिए, जो मैंने कहा कि तमाम पाकिस्तानी जो पेट्रियोटिक है, नेशनलिस्टिक, इस्लामी इकट्ठे होना चाहिए। पाकिस्तान में कौमी निज़ाम जो है आपका वो ठीक नहीं चल रहा, जो नेशनल सिस्टम है आपका उसको तब्दील करने की जरूरत है। ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत, जैसे पहले हुकूमत जो थी वो सारी एक ही थी। तो कहने का इसका दूसरा एंगल जो है वो भी तरह देखें कि सिंध के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है,
इसी तरह बलूचिस्तान में फ्रस्ट्रेशन गुर्बत है, पूरे पाकिस्तान, एक्चुअली पूरे पाकिस्तान में है, पंजाब में भी है, पख्तूनख्वा में भी है, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मुझे आप ये बताइए अपने तजर्बे की रोशनी में और अपनी एक्सपर्टी की रोशनी में, क्या इन खित्तों को मजीद तकसीम किया जा सकता है? क्या बलोचिस्तान के टुकड़े किए जा सकते हैं? क्या सिंध को तोड़ के छोटा किया जा सकता है? आप मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें पाकिस्तान के? नहीं, वो तो एक हुकूमत जो चाहे तो कर सकती है। ये बाहर की साजिशों से इन दोनों सूबों के टुकड़े करके अलग अलग रियासतें बसाई जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं की जा सकती। आप अपने दिल में ये ईमान और ये जस्ट गिव मी वन लाइनर प्लीज। बिल्कुल नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक रहेगा, हम सब पाकिस्तान का दिफा करेंगे। अगर जो अंदर मसले हैं वो बैठ के उनके साथ हल हो सकते हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी लोगों के साथ और सिंध में जिनका भी ये जिस्कम का भी जो मसला है, उनसे भी जो भी उनके डिमांड्स हैं, ये इशूज हैं, वो भी किए जा सकते हैं। पाकिस्तान मुत्तहिद रहेगा और पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान का दिफा करेगी और हम सब पाकिस्तान का दिफा करेंगे। राजा साहब ये बताइएगा, इन्होंने तो मेरा दिल दुखा दिया मुझे, मेरा दोस्त का कि अमेरिका को, ये अमेरिका ही हर बुरी चीज, हर तबाहकुन चीज, पाकिस्तान की बर्बादी की जो मनसूबाबंदियां हैं, उसके पीछे ये अमेरिका क्यों है? अमेरिका को क्यों हम उसकी आंख में चुभते हैं? जरा हमारे नाज़रीन को चुभते इसलिए हैं कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं, इसलिए चुभते हैं कि हम एक एटमी ताकत हैं, इसलिए उन्हें तकलीफ होती है कि पाकिस्तान की एक जियोपॉलिटिकल हैसियत है, इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा ये कि वहां भी यहूदी लाबी जो है वो सारे मामलात को एक कंट्रोल करती है, पॉलिसी साजी करती है, इसकी वजह से उन्हें तकलीफ हो रही है। और इस आप देखें कि कहीं अमेरिका ने दुनिया के अंदर जहां जहां भी हमले किए हैं मुसलमान ममालिक हैं, और उसके साथ आज भी जहां जहां अंगेज है और जहां जहां अंगेज है वहां मुसलमान होना ही हमारा, ये एक सोची समझी जंग थी ना, जिसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहा गया, जिसको कहा गया कि ये दुनिया को अब सबज खतरा है और पॉलिटिकल इस्लाम और जिहादी इस्लाम दुनिया के लिए खतरा है। ये कहने वाला रिचर्ड निक्सन था, नेटो के सेक्रेटरी जनरल थे, सैमुअल हिंटिंगटन था। तो ऐलान करता एक जंग है। हमारे बम को इस्लामिक बम कहते हैं और हिंदुस्तान के बम को हिंदू बम नहीं कहते। और हमारा रास्ता भी यही है, इत्तेहाद मुल्क के अंदर भी एक मजबूती कायम करने और सूबाइयत और इलाक़ियत और इससे बालातर होने का कि इस्लामी निज़ाम, इस्लाम के साथ हमारी कमिटमेंट, पाकिस्तान के साथ हमारी कमिटमेंट जो अवाम की है, उसको जितना हम ज़्यादा यहाँ पे उसको रूबा अमल लाएंगे और उसका निफाज करेंगे, इतने ही हम ज़्यादा मजबूत होंगे। चरज़ साहब जी, मैं समझता हूँ कि जैसे आजकल के हुक्मरान पीपल्स पार्टी और क्लेम करते हैं कि हम कौमी जमात हैं और सारे सूबों में हमारी जमात और बड़ी जमात है, तो इस वक्त मैं समझता हूँ इस्लामिक रिपब्लिक के वो जिम्मेदार हैं। ठीक। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कुछ है उसकी पैरवी करवाना और उसकी अमल करवाना बुनियादी जिम्मेदारी है। तो उनकी मौजूदगी में जमहूरियत के भी दावेदार हैं और कहते हैं कि ये पहली जमहूरियत है जो पूरा कर रही है। तो मैं समझता हूँ ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि इस किस्म की जो आवाज़ें उठती हैं जो मुल्क की सालमियत को नुकसान देती हैं और हमलावर होती हैं, तो उनका तदारक किया जाए। ये तो मैं समझता हूँ बगावत में, सेडिशन में सब कुछ आता है। तो हम वेरी मच, वक्त की किल्लत है, मैं समझता ऐसा था कि इसके ऊपर मजीद बात हो सकती है। नाज़रीन, हमारा आज का अहद, इस प्रोग्राम का मैसेज भी यही है कि पाकिस्तानियत को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए हम सबको हाथ में लाके आगे बढ़ना है, इन तमाम साजिशों का कला कमा करना है। हम खुदा से दुआ करते हैं कि वो उस पाकिस्तान को सदा सलामत रखे और ऐसे तमाम कुव्वतें जो उसके टुकड़े करना चाहती है, इसको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनका वो कोई ऐसा इंतजाम करे कि पाकिस्तान कम से कम उनसे निजात हासिल कर ले। अपने मेज़बान सलीम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।